आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान से अध्याय 3 है यहाँ पे मानव जनन। तो इसमें हम लोग पहले परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देते हैं, ये अध्याय 3 है मानव जनन। ओके, तो इसमें हम लोग परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। इसमें आपको कुछ इस तरह का साइन मिलेगा, ठीक है, जैसे कि वृषण सहायक नलिका, ग्रंथियाँ, बाह्य जननेंद्रिय, ठीक है। तो ये सभी वर्ड जो है मेन पॉइंट है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। तो इस वर्ड पे आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पॉइंट शुरू होता है, एक वृद्ध पुरुष में शुक्राणु बनना जारी रहता है। कहने का अभिप्राय, जब तक पुरुष की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक उसके वृषण कोश में शुक्राणु का बनना चालू रहता है, ठीक है। आगे है, स्त्रियों में अंडाणु की रचना 50 वर्ष की आयु के लगभग समाप्त हो जाती है। कहने का मतलब, जो स्त्री होती है फीमेल, उसका जो आवर्तन चक्र होता है यानी कि अंडाणु का बनना, तो वो 50 वर्ष तक ही कोई स्त्री माँ बन सकती है। ओके, आगे का एक प्रश्न आता है, पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो आप लोग उत्तर लिखेंगे, इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण, सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रिय शामिल होते हैं। आगे का प्रश्न है, वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम किसे कहते हैं। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे, शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर, उदर किसे कहते हैं, तो हमारा ये पेट हो गया, ठीक है। उदर गुहा के बाहर एक थैली धानी में स्थित होते हैं जिसे वृषण कोश यानी कि स्क्रोटम कहते हैं। आगे का पॉइंट आता है, वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायक होता है, ठीक है। यानी कि इतना ताप पे ही शुक्राणु का बनना होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। आगे का पॉइंट है, वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है और ये बात आपको याद रखनी है, जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। आगे का एक क्वेश्चन आता है, वृषण पालिका यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स किसे कहते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग, प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ओके, आगे का पॉइंट है, प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। आगे का क्वेश्चन आता है, नर जन्म कोशिकाएं यानी कि शुक्राणुजन यानी कि स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिकाएं किसे कहते हैं। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे, प्रत्येक शुक्रजनक नलिका की भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होती है जिन्हें नर जन्म कोशिकाएं यानी कि शुक्राणुजन, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं यानी कि इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स होती है, ठीक है। आगे एक नोट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लीडिंग कोशिकाएं पुंजन यानी कि एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती है, ठीक है। यहाँ पे स्रावित होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे स्रावित होगा, गलती से स्रावित लिखा गया है। आगे है, पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिकाएं, रेटे टेस्टिस शुक्र वाहिकाएं यानी कि बास इंफेरेंशिया
अधिवृषण, एपिडिडिमिस तथा शुक्रवाहक वास डिफरेंस होते हैं। एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को, प्रश्न है मूत्राशय मुख यूरेथ्रल मिएटस किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के सीसन यानी कि पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख या यूरेथ्रल मिएटस कहते हैं। ओके, आगे का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अग्रछद यानी कि ग्लास पेनिस किसे कहते हैं? और ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक टॉपिक आपको ध्यान से देखना है। ओके, तो उत्तर में लिखेंगे सीसन का अंतिम वर्धित भाग, सीसन मुंड को ग्लास पेनिस कहते हैं, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे अग्रछद यानी कि फोर स्किन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है, पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्थ प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल होती है। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान सीसन में अस्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन प्रदान करने में भी सहायक होता है। ठीक है, आगे का एक प्रश्न आता है, स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आता है? तो उत्तर हो जाएगा, स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय यानी कि ओवरी के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी यानी कि ओविडक्ट, एक गर्भाशय यानी कि यूटेरस, एक गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स तथा एक योनि यानी कि योनि को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो वेजाइना कहते हैं, और ये बात आपको याद रखनी है। और बाह्य जननेंद्रिय यानी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया शामिल होते हैं। कुछ अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों यानी कि मैमरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप में संयोजित होते हैं। आगे का एक पॉइंट आता है, अंडवाहिनियां डिंबवाहिनी नलिका, फेलोपियन नलिका, गर्भाशय तथा योनि मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनाती है। एक प्रश्न आता है यहाँ पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कीपक किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जिसे कीपक यानी कि इंफंटिबुलम कहा जाता है। ठीक है, आगे का प्रश्न है, तुम्बिका किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है, जिसे तुम्बिका यानी कि एम्पुला कहते हैं। ओके, आगे का एक पॉइंट आता है, अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ स्थमस में एक संकरी अवकाशिका ल्यूमेन होती है, जो गर्भाशय को जोड़ती है। फिर से एक प्रश्न देखने को मिलता है आपको, गर्भाशय के विषय में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, गर्भाशय केवल एक होता है और इसे बच्चादानी बुम्ब भी कहते हैं। इसका आकार उल्टी रखी गई नाशपाती जैसा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल यानी कि सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पॉइंट कहिए, गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी पतली झिल्लीमय स्तर को परिगर्भाशय पेरीमेट्रियम, मध्य मोटी चिकनी पेशीय स्तर को गर्भाशय यानी कि पेशीय स्तर मायोमेट्रियम और आंतरिक ग्रंथिल स्तर को गर्भाशय अंतः स्तर एंडोमेट्रियम कहते हैं। ओके, आगे का एक प्रश्न आता है, कूपिका किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे यहाँ पे, प्रत्येक स्तन का ग्रंथिल ऊतक 15 से 20 स्तन पालियों यानी कि मैमरी लोब्स में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। ठीक है, आगे फिर से एक पॉइंट आता है, प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी यानी कि मैमरी डक्ट्स का निर्माण करती है। कई स्तन वाहिनियां मिलकर एक वृहद स्तन तुम्बिका बनाती है, जो दुग्ध वाहिनी लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलता है। यहाँ पे एक पॉइंट है, वृषण में अपरिपक्व
नर जन्म कोशिकाएं यानी कि शुक्र जनन, इसे इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है, जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती है। यहाँ पे एक प्रश्न आपको देखने को मिलता होगा, प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं किसे कहते हैं? तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे, कुछ शुक्राणुओं में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण मियोटिक डिवीजन होता है, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। एक और प्रश्न आता है यहाँ पे, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन न्यूनकारी विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शुक्राणु जनन किसे कहा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर हो जाएगा, शुक्राणु प्रसूप रूपांतरित होकर शुक्राणु यानी कि स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन आता है, शुक्राणु की संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, शुक्राणु एक सूक्ष्मदर्शीय संरचना है जो एक शीर्ष हेड, ग्रीवा यानी कि नेक, एक मध्य खंड यानी कि मिडल पीस और एक पूंछ यानी कि टेल की बनी होती है। एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया यानी कि बॉडी को आवृत किए रहती है, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे का एक प्रश्न आता है, अग्रपिंडक किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, शुक्राणु के शीर्ष में एक दीर्घीकृत यानी कि इलांगेटेड अगुणित केंद्रक हेप्लोइड न्यूक्लियस होता है, तथा इसका अग्रभाग एक टोपीनुमा संरचना से ढका होता है, जिसे अग्रपिंडक यानी कि एक्रोसोम कहते हैं। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य यानी कि सीमेन बनाते हैं। वीर्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सीमेन, ठीक है, आपको याद रखना है। एक प्रश्न है, अंड जनन किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन यानी कि इसे इंग्लिश में oogenesis कहते हैं, जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न है, ठीक है। एक पॉइंट है यहाँ पे, मादा यानी कि प्राइमेटो यानी कि बंदर हो गया, कपी हो गया, जो गोरिल्ला टाइप का नहीं होता है वो, एवं मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं, ठीक है। आगे का प्रश्न है, रजोदर्शन किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, प्रथम ऋतुस्राव या रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत यौवनारंभ पर शुरू होती है, जिसे रजोदर्शन या मेनार्की कहते हैं। जस्ट लाइक 13, ठीक है, 13-14 आप लोग कह सकते हैं, 13 से 14 साल में। ओके, प्रश्न है, आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल किसे कहा जाता है? तो ध्यान देंगे आप लोग, स्त्रियों में आर्तव चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है, इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आर्तव चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, ठीक है। आगे का एक प्रश्न फिर से आता है, रजो निवृत्ति यानी कि मेनोपॉज किसे कहते हैं? रजो निवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं मेनोपॉज, ओके। उत्तर हो जाएगा, स्त्री में आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजो निवृत्ति यानी कि मेनोपॉज कहा जाता है, यानी कि स्त्री जो है 50 वर्ष तक ही एग का उत्पादन करती है। अगर 50 वर्ष से पार हो गया तो वो माँ भी नहीं बन सकती है। जब तक मेनोपॉज होता है, जब तक आर्तव चक्र चलता है, तब तक ही स्त्री माँ बन सकती है, उसके बाद माँ नहीं बन सकती है, ठीक है। आगे का एक प्रश्न आता है, निषेचन किसे कहते हैं?
उत्तर हो जाएगा शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन, इसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ओके, नोट है यहाँ पे, जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे वह एक मादा शिशु लड़की के रूप में, ध्यान देंगे जो XX साइन है वो लड़की पैदा होगी, ठीक है, जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु लड़का के रूप में विकसित होगा और जो XY है वो लड़का के रूप में विकसित होगा। ये बात आपको याद रखनी है, आप लोग 8 से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, और ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक रूप से यह एक सत्य बात है कि एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है। ध्यान देंगे, जब माता गर्भवती होती है, गर्भ में कोई शिशु होता है, तो सब समझते हैं कि इसका जिम्मेदारी वो लेडी ही है, वो औरत ही है, ठीक है, या लड़का है या लड़की है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमेशा नर इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब भी लड़की अपना देगी तो X ही देगी, अगर लड़का से X आ गया तो XX लड़की ही बनेगी, ठीक है, और अगर लड़की का दोनों XX है और लड़का का XY है और लड़की से X आ गया और लड़का से Y आ गया, ठीक है, तो बनेगा XY, यानी कि वो लड़का पैदा होगा, ठीक है। तो इस पे डिपेंड करता है, ये सभी पिता पे डिपेंड करता है कि लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, ठीक है। लड़की होगी तो भी पिता डिपेंड रहेगा और लड़का होगा तो भी पिता ही डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो ये सही बात है। बहुत लोगों को लगता है, गांव में ऐसी भ्रांतियां होती है कि जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चे को पैदा कर रहे हैं तो बेटा हो रहा है या बेटी हो रही है, वो उसकी जिम्मेदार वो महिला ही है, ठीक है, क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव होता है, इस कारण से। आगे का प्रश्न है, जरायु अंकुरण किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोस्कोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएं उभरती है, जिन्हें जरायु अंकुरक यानी कि कोरियोनिक विलाई कहते हैं। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, HCG, HPL और रिलैक्सिन स्त्री में केवल सगर्भता की स्थिति में ही उत्पादित होती है। और ध्यान देंगे आप लोग, ये जो सगर्भता वर्ड है इसका मतलब होता है अगर कोई स्त्री अपना गर्भ धारण करती है तो उसे ही सगर्भता कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरे हार्मोनों जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आदि की भी मात्रा सगर्भता के दौरान माता के रक्त में कई गुना बढ़ जाता है और यह भ्रूण वृद्धि के लिए आवश्यक है। ओके, आगे का एक प्रश्न आता है, हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। ओके, आगे का एक पॉइंट फिर से आता है, मानव में सगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह होती है, जिसे गर्भावधि यानी कि जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, यानी कि 9.5 महीना, ठीक है। आगे का एक प्रश्न आता है, प्रसव किसे कहते हैं? ये प्रसव वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? तो जो डिलीवरी होता है उसे ही प्रसव कहते हैं, यानी कि, ठीक है। उत्तर देख लीजिए, सगर्भता के अंत में यानी कि जब प्रेग्नेंट रहती है स्त्री तो उसके अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण गर्भ बाहर आ जाता है। गर्भ के निकलने की इस प्रक्रिया को शिशु जन्म या प्रसव यानी कि पार्ट्यूरेशन कहा जाता है, ठीक है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है तो उसमें जोरदार संकुचन होता है, तो उसे ही प्रसव कहते हैं, यानी कि बच्चा जब जन्म होता है तो उसे प्रसव कहते हैं। ओके, आगे का प्रश्न है यहाँ पे, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के माइल्ड गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी कि फीटल इजेक्शन रेफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। आगे का प्रश्न है, दुग्ध स्रवण किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं
और सगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध स्रवण या लैक्टेशन कहते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है जो कि लास्ट है, प्रथम स्तन या खीस किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन या खीस यानी कि इस इंग्लिश में कोलोस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन करके वहाँ पे इसका PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो का लिंक भी वहाँ पे शेयर किया जाता है। आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी विजिट करके क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट साइंस स्ट्रीम से या इंग्लिश हिंदी से फुल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू।